Today's our lecture is lecture number 1 of General Science and Ability. Its topic is constituents and structures. Basically, it's a part of physical science. हमने जो स्टार्ट किया है वो ये है फिजिकल साइंसेस, ठीक है। तो फिजिकल साइंस के जितने भी पोर्शन होंगे वो पहले हम डिस्कस करेंगे एंड देन we will go toward environmental sciences and then we will go toward the information technology, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है कि किसी भी चीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अज्जा और उसके स्ट्रक्चर्स, उनको हमने डिस्कस करना है। फिजिकल साइंसेस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं हम वो डिस्कस करेंगे। पहले हम यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो यूनिवर्स का ही हम बेसिक कंसेप्ट लेंगे। यूनिवर्स क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट जो है हम लेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आइस, मेटल्स एंड डस्ट। 3 चीजों के साथ बने हुए ऑब्जेक्ट्स को हम कॉमेट्स कहते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये है उस सन के अराउंड मूव करें, रिवॉल्व करें। अगर इन 3 चीजों के एक ऑब्जेक्ट बना होगा, इन 3 चीजों का अमलगमेशन से एक ऑब्जेक्ट बना होगा और वो सन के अराउंड मूव कर रहा होगा तो हम उसको कॉमेट्स कहेंगे। कौन कौन सी हैं वो चीजें? आइस, मेटल्स एंड डस्ट। आइस आपको पता है कि जब टेम्परेचर 0 पे होता है तो आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। देन इज द मेटल्स। मेटल्स जिनको हम बेसिकली एक क्रोमियम मेटल है, आयरन एक मेटल है। मेटल ये धातु नहीं है, बट द मेटल्स आर जस्ट लाइक आयरन, जस्ट लाइक क्रोमियम, ठीक है, जस्ट लाइक सोडियम, जस्ट लाइक पोटाशियम, these all are the metals, ठीक है। एंड डस्ट, डस्ट आपको पता है गर्दो गुबार इसको कहते हैं, जो बेसिकली इकट्ठी होती है मुख्तलिफ प्लैनेट से, ठीक है। अर्थ एक प्लैनेट है, इधर से भी एक डस्ट जो है वो मूव अप करती है तो ऊपर जाती है, स्पेस में जाती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू मूव अराउंड द सन। अब कॉमेट्स के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द सॉलिड सेंटर। इसका जो सेंटर है वो सॉलिड है। जिस तरह आपके एक हेड होता है, एक सेंटर होता है, देन द थर्ड पार्ट इज योर लेग्स एंड कॉमेट्स का जो थर्ड पार्ट है वो है टेल। सॉलिड सेंटर मीन इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड थिंग्स। हेड जो है वो सेंटर के अराउंड होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस, ठीक है। एंड इट हैज द लॉन्ग टेल, ठीक है। टेल जो है इसकी वो है लॉन्ग। देन द नेक्स्ट वन इज एस्टेरॉइड्स। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स आर द स्टार लाइक, ये तारा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एस्टेरॉइड्स को डिफाइन करना बड़ा इजी है और कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स में डिफरेंस करना भी बड़ा इजी है। एस्टेरॉइड्स क्या होंगे कि कॉमेट्स जिन चीजों से मिलके एक ऑब्जेक्ट बना है उनमें से अगर आइस को हम एग्जेम्प्ट कर दें, आइस को हम निकाल दें तो मेटल्स और डस्ट पीछे बच जाते हैं और मेटल्स और डस्ट का जो ऑब्जेक्ट बना होगा हम उसको एस्टेरॉइड कहेंगे। इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन एंड इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। These are also small rocky objects that revolve around the sun. ये भी इसी तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ये एस्टेरॉइड्स जो हैं मार्स और जुपिटर में मोस्टली बनते हैं। दोनों प्लैनेट्स हैं, मार्स भी प्लैनेट है, जुपिटर भी प्लैनेट है। दोनों के दरमियान जो एक स्पेस है उनमें ये एस्टेरॉइड्स बनते हैं। देन द मेटेराइड्स। मेटेराइड्स क्या है? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मेटेराइड्स कुलियन से बनते हैं।
किसकी कोलिजन से? जब दो कॉमेट्स आपस में टकराते हैं या दो एस्टेरॉइड्स आपस में टकराते हैं, उनकी जब कोलिजन होती है वो ब्रोकअप होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। उनके टुकड़े होने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम मेटेराइड्स कहते हैं। स्मॉल आयरन एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स resulting from the collision of asteroids. They are also formed when comets are disintegrated. जब comets disintegrate होते हैं या asteroids disintegrate होते हैं after collision, तो उनको हम meteorites कहते हैं। और जब ये meteorites after collision जब टुकड़े टुकड़े होते हैं, meteorites क्या होते हैं? टुकड़े। अब ये जब एस्टेरॉइड्स आपस में कोलाइड करके टुकड़े बनते हैं जिनको मेटेराइड्स कहते हैं, जब ये मेटेराइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, तो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे इग्निशन, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है, जिसकी वजह से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और जब बर्निंग होती है हम इसको मेटेयर कहते हैं। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट ऑफ meteorites is clear to you. ठीक है, then the nebula. What is nebula? Nebula is the Greek word which means clouds. जो clouds होते हैं जिनको हम बादल कहते हैं, these are basically nebulas. The Greek word is nebula which mean clouds. In sky, there are clouds-like objects composed of gas and dust, which are classified as nebula. Cloud-like objects जो हैं आसमान पे होते हैं, जिनमें बेसिकली गैस होती है, डस्ट होती है। आपको पता है क्लाउड्स किस तरह बनते हैं? क्लाउड्स जब हम वाटर यहाँ पे एवेपोरेट होता है, जमीन पे वाटर एवेपोरेट होता है, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस अपर एटमॉस्फेयर में जाता है। वहां पे वो गैसेस जो है कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद, उन गैसेस के कंडेंस होने के बाद वहां पे फिर जो है गैस बनती है, और गैसेस के कंडेंस होने के बाद वो बादल जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट तब होते हैं जब वो नीचे बरसते हैं जमीन पे। ठीक है, तो आफ्टर कंडेंसेशन तो जो गैस और डस्ट की कंपोजिशन से ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम कहते हैं नेबुला। Then is the constellation. Constellation क्या है? These are groups of star in the sky. Sky में जो groups of star means, अब देखते हैं आप, कई दफा देखा होगा आपने कि कोई भी आप जब देखें रात को तारे निकले हुए हों, तो तारों के गुच्छे जो हैं, स्टार्स के गुच्छे आपको नजर आते हैं, बंचेस ऑफ स्टार्स, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। देन इज द यूएफओ। यूएफओ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिफाइड कि ये क्या चीजें हैं, ये नहीं पता कि वो चीजें क्या है। दीज आर अनफाइंडेबल ऑब्जेक्ट्स। देन इज द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है? इन वेरी कंसाइज वे वी विल डिफाइन द यूनिवर्स। टोटल ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट और हैज एग्जिस्टेड बिफोर, जो अब तक एग्जिस्ट कर रहा है और जो पहले एग्जिस्ट कर चुका है, तमाम कायनात है। यूनिवर्स जिसको हम कायनात कहते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जो अब मौजूद हैं या पहले मौजूद थी, वो कायनात है। Universe is composed of billion of galaxies. Galaxies का मतलब होता है कहकशाएं। ठीक है, इस तरह हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। हम जिस गैलेक्सी में आते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। तो बेसिकली यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। कितना नंबर दिया गया है? 10, 11 to 10, 12, 10 की पावर 11 to 10 की पावर 12। दिस इज द नंबर ऑफ गैलेक्सीज। इतनी अंदाजन इतनी गैलेक्सीज हैं। These are billion of galaxies.
देन व्हाट इज स्टार? इट इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो हॉट गैसेस से बना होता है, दैट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली लाइट। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूं, ये जो सूरज है इसको हम सन कहते हैं, इट इज आल्सो स्टार। आपकी माइंड में एक बात जाती होगी कि बाकी जो हमें रात को स्टार्स नजर आते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे नजर आते हैं, बट द सन अपीयर्स वेरी जायंट टू अस, बड़ा ही बहुत बड़ा है सूरज। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं कि जितना कोई तारा जमीन के करीब होगा वो इतना बड़ा नजर आएगा, ठीक है। सन भी बेसिकली एक स्टार है एंड इट्स वेरी क्लोज टू अर्थ देन अदर स्टार्स। ये नहीं कि बड़ा कोई ये बहुत ज्यादा करीब है, नहीं, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स इट्स मच क्लोजर, so that it appears giant and others appears smaller. I hope that this thing is clear to you. आपने बताते रहना साथ। Then is the black hole, theoretical object of extreme density and gravitational field that nothing can escape from it. अब theoretical object का क्या मतलब? मतलब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उधर गया कोई नहीं है, प्रैक्टिकली किसी ने उसको एग्जामिन नहीं किया, ठीक है। अदर हाँ जी, क्वेश्चन आपका आया है, हाँ जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सन से भी बड़े स्टार्स मौजूद हैं, बहुत बड़े स्टार्स मौजूद हैं, बट ड्यू टू देयर मच डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ दे अपीयर स्मॉलर, वो हमें बहुत छोटे नजर आते हैं यहाँ से। उसकी वजह ये है कि दे आर एट मच डिस्टेंस फ्रॉम अस, ओके। देन इज द ब्लैक होल। ब्लैक होल एक theoretical object of extreme density and gravitational field that nothing can escape from it, therefore it appears totally black। मींस के theoretical का मतलब ये है कि इधर गया कोई नहीं है, हमारी assumptions हैं, हमारे साइंटिस्ट की assumptions हैं that there is a black hole जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है, मींस उसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर कशिश बहुत ज्यादा है कि कोई भी चीज उससे बाहर अगर अंदर जाती है तो उससे बाहर नहीं आ सकती, और कोई भी अगर लाइट की रेडिएशन जाती है वो भी बाहर नहीं आ सकती। इसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर, और इस वजह से टोटली ब्लैक नजर आती है। आपको पता है कि ब्लैक कलर जो है ये एब्जॉर्बेंट है, लार्जेस्ट एब्जॉर्बेंट है, फुली एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, देयरफॉर इट अपीयर्स ब्लैक। और व्हाइट कलर जो होता है, कोई भी लाइट कलर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, बैक रिफ्लेक्ट करता है, उधर कोई भी रेडिएशन पड़ती हैं तो बैक रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसके कलर लाइट इन अपीयरेंस होता है। देन इज द लाइट एयर। लाइट एयर क्या है? लाइट एयर आपको वर्डिंग से लग रहा होगा कि जैसे ये कुछ साल है, बट नो, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। एक लाइट जो है वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, ओके। देन इज द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इन्वेस्टिगेट्स ऑल द मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स। जितनी चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं उनमें जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं और एनर्जी वाइज चीजें हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और जो बंदा इसको डिस्कस कर रहा होता है, इसको सर्च कर रहा होता है, मैटर को, एनर्जी को, हम उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी बेसिकली यूनिवर्स के स्ट्रक्चर, ओरिजिन और एवोल्यूशन, यूनिवर्स किस तरह इवॉल्व हुई, यूनिवर्स का आगाज किस तरह हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, इसकी एवोल्यूशन, इसको इर्तका कहते हैं, इतनी सेपरेट कैसे हुई। जो बंदा इसको स्टडी करता है और जो चीज इसको स्टडी कर रही है उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी ही की एक ब्रांच है। ठीक है, क्वेश्चन आया है कि लाइट एयर जो है, लाइट का क्या मतलब है। आपके पास लाइट रेज आ रही, आप कभी आपने शायद देखा होगा कि बादल जब गरजते हैं तो पहले आसमान पे लाइट चमकती है, आसमानी बिजली चमकती है, दैट इज द लाइट। ठीक है, वो जब चमकती है, आपको पता होगा, आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी कि पहले वो चमकती है, देन आवाज आती है बादलों की गरजने की। इट्स मीन दैट लाइट हैज मच मोर स्पीड देन द साउंड। ठीक है, लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज्यादा है। और एक लाइट वो पूरे साल में एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। क्लियर है। देन इज द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज। कैलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? जितनी भी बेसिकली अब मून है, सन है, स्टार है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, दीज आर ऑल द कैलेस्टियल बॉडीज। एस्टेरॉइड है तो उनकी मूवमेंट और उनकी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन मींस इन कंपैरिजन कि कौन सी चीज किधर है और उसके रिलेटिवली कौन सी चीज उसके करीब है या दूर है। ठीक है, उनकी पोजीशन जो है उसकी स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और आगे आप अगर देखें कि उनके साइजेस में, एस्ट्रॉइड स्मॉलर इन साइज, देन मून, देन सन, देन स्टार्स, अदर स्टार्स। ठीक है, स्टार्स मैंने आपको बताया कि बड़े भी होते हैं। सन इज आल्सो अ स्टार। देन इज सोलर सिस्टम, देन इज गैलेक्सी जिसको हम कहकिशां कहते हैं। आपको मैंने बताया कि वी एग्जिस्ट इन द मिल्की वे गैलेक्सी। एंड देन इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स मैंने आपको बताया कि इट इज अ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। इट इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ऑलमोस्ट 10 to 11 to 10 12। देन इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की तरफ आए हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट represent the mean distance between the earth and our sun। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? आपको मैंने इन डायग्राम शो किया है, ये सन है, ये अर्थ है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितना डिस्टेंस सन और अर्थ में है। ठीक है, the AU is approximately 150 million kilometers or 93 million miles। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसकी एक अंदाजा लगाया गया, किसी ने मेजर नहीं किया, बट एक अंदाजे के मुताबिक 150 मिलियन किलोमीटर जो है डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड द अर्थ। ठीक है, और माइल्स में अगर देखें 93 मिलियन माइल। इन 2012 International Astronomical Union defined the distance to be 149,597,870,700 meters, means almost 150 million kilometer। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करें तो इट्स बिकम 150 मिलियन किलोमीटर। तो 1 AU आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट आपको उसकी पता भी होनी चाहिए, बट आपको ज्यादा जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। And the biggest question I have, biggest and smallest stars, you have to search it by your own। It's not our part of syllabus। Okay, it's your GK question। अगर आपको खुद सर्च करना है तो वो आप कर सकते हैं, वरना ये फिजिकल साइंस का क्वेश्चन है। देन इज द लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या? मैंने आपको पहले बताया कि लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस है। It is a distance that light travels in vacuum in 1 Julian year। Julian year means 365 days। एक होता है लीप ईयर
एक होता है जूलियन ईयर, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन 365 डेज हम उस बेस में नहीं पढ़ेंगे, मैं वो चीजें हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है वैक्यूम में, ठीक है, इन 1 जुलियन ईयर, दैट इज ऑफ 365 डेज, विच इज, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो आगे डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, वो आगे डिस्टेंस आपको गिवन है, ये आपने याद कर लें। देन इज द थ्योरीज, थ्योरीज बेसिकली थ्योरीज जो हैं अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की, कायनात की तख्लीक किस तरह हुई, उनकी थ्योरीज क्या है। ओल्ड थ्योरी क्या है, न्यू थ्योरी क्या है। ओल्ड थ्योरी 17th सेंचुरी की है। 17th सेंचुरी कब थी, मीन इन 1600s। It was the assumption that universe is static, means it cannot revolve or rotate, or it is very static. अब हम कहते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ठीक है, सन हमारे नजदीक यह है कि सन इज स्टैटिक एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अदर प्लैनेट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वी हैव द assumption, but in 17th century it was said that universe is static, infinite, infinite का मतलब होता है कि इसकी कोई महदूद नहीं है, कोई उसकी जो है लिमिटेशंस नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ला महदूद है, एंड अनचेंज, और ये चेंज नहीं हो सकती, इट कैन नॉट स्क्वीज, ये सुकड़ नहीं सकती, और इट कैन नॉट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड भी नहीं कर सकती। तो ये चीज है ओल्ड थ्योरी। न्यू थ्योरी कब आई, टेलीस्कोप जब इजाद, टेलीस्कोप बेसिकली हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए, ठीक है, कैलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम उसको कहते हैं टेलीस्कोप। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक गाइगेंटिक एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, और उससे यूनिवर्स बनी, कायनात बनी। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उससे क्या हुआ कि सितारे, इसके मुताबिक ये है कि सितारे आपस में टकराए, टकराने से क्या हुआ कि उनके टुकड़े हुए, उनके टुकड़े होने से क्या हुआ कि मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं वो उनके टुकड़े जो हैं वो बन गए। यूनिवर्स केम इनटू एक्सिस्टेंस 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, कि वो स्टार्स जो हैं वो जितना ज्यादा हीटअप, कुछ स्टार्स हीटअप हुए, कुछ स्टार्स जो हैं वो कूल डाउन हो गए। स्टार्स बेसिकली इनमें हीट होती है, तो कुछ जो है वो कूल अप हो गए, जो जिन पे लाइफ जो है एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, जो आज तक फिलहाल अर्थ पे ही है। मार्स पे कुछ लोगों ने ट्राई की थी बट इट कुड नॉट बिकम पॉसिबल, अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो बहरहाल हम उस बहस में नहीं जाएंगे। यूनिवर्स के फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स ओपन है, यूनिवर्स क्लोज, और बेसिकली दो थ्योरीज थी कि यूनिवर्स इज ओपन एंड यूनिवर्स इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये है कि यूनिवर्स कंट्रैक्ट कर रही है और उसने अल्टीमेटली क्रैश कर जाना है, फैक्टर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, मीन इट वर द assumptions, they were the assumptions, universe is open, universe is closed, universe is contracting and ultimately resulting crash। तो ये चीजें जो थी, ये assumptions थी आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। देन इज द बिग बैंग थ्योरी, जो हम उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, व्हाट वाज एक्चुअली द बिग बैंग थ्योरी। स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगुलैरिटी टू कॉस्मोस टू टुडे। सिंगुलैरिटी मतलब कि एंटायर यूनिवर्स जो है वो एक बबल के अंदर थी, इट वाज हॉटर एंड डेंसर एंड नेम्ड एज सिंगुलैरिटी। देन एक्सप्लोजन रिजल्टेड एंड यूनिवर्स क्रिएटेड, एक हादसा हुआ, एक धमाका हुआ, ठीक है, और यूनिवर्स जो है उससे बन गई। फिर गैलेक्सीज बनी, द यूनिवर्स ग्रू फ्रॉम स्मॉलर देन अ सिंगल एटम टू बिगर देन गैलेक्सी। पहले यूनिवर्स स्मॉलर थी, फिर उससे बढ़ती गई, ठीक है, सिंगल एटम से बिगर होती गई। एक्सपेंशन एंड कूलिंग रिजल्ट इनटू चेंजिंग ऑफ एनर्जी इनटू मैटर एंड एंटी मैटर, और जो जिधर कूलिंग होती गई वहां पे चेंजिंग आती गई मैटर और एंटी मैटर में। These opposite particles destroyed each other and some matter survived, कुछ
जो मैटर और एंटी मैटर बेसिकली क्या है, अपोजिट हैं, अपोजिट पार्टिकल्स हैं। तो आपको पता है जैसे प्लस माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव आपस को में जो है एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह ये अपोजिट पार्टिकल्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और कुछ मैटर जो है सर्वाइव कर गया, और उधर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनकी फॉर्मेशन हुई, और टेम्परेचर जो है उसका ड्रॉप हुआ, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ टेम्परेचर रिजल्टेड, मतलब टेम्परेचर कम हुआ और उससे हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई बने। अब आपको थोड़ा सा इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी याद रखना पड़ेगा कि यूनिवर्स जो है क्या थी, एंटायर यूनिवर्स वाज इनसाइड अ बबल, एक बबल के अंदर थी, हॉटर थी, डेंसर थी। उसके बाद क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स क्रिएट हुई फ्रॉम सिंगल एटम टू बिगर देन अ गैलेक्सी, ठीक है। और उसके बाद एक मैटर था और एक एंटी मैटर था। एनर्जी किस पे चेंज हुई, मैटर और एंटी मैटर में। उन दोनों ने आपस में पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन कुछ मैटर जो है वो सर्वाइव कर गया। मींस द एंटी मैटर वाज इन लेस क्वांटिटी देन मैटर, सो सम मैटर सर्वाइव, और इन द रिजल्ट ऑफ दैट सर्वाइवल ऑफ द मैटर क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन बेसिकली हैज द पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन बेसिकली हैज द नो चार्ज, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर जिधर कम हुआ उधर हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई बने। और फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम एटॉमिक न्यूक्लियाई कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एटम। जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है उसने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया, इट हैड द प्रोटॉन, इट हैड द न्यूट्रॉन्स, but it didn't have the electrons. It captured the electrons to form atom. The universe was filled with clouds of hydrogen and helium, which later formed other celestial bodies. Basically, कहा यह जाता है कि hydrogen and helium formed the other celestial bodies. It was the Big Bang theory. I hope कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। It is the basically मैंने आपको एक फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल जो है इमेज दिखाना है, जिसका बिग बैंग, गैलेक्सीज फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, एंड यू आर हियर, ठीक है। एंड देन द गैलेक्सीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ, और क्या हुआ, एटम ripped apart, earth explodes, solar system break apart, तो everything was broken apart, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। Then the age of the universe and method to determine it. यूनिवर्स की, कायनात की एज कितनी है और उसको हम डिटरमिन किस तरह कर सकते हैं। द टाइम फ्रॉम हॉट बिग बैंग थ्योरी टू द प्रेजेंट एज, इसकी ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स जो है हमारे यूनिवर्स की एज है। हम इसको डिटरमिन किस तरह कर सकते हैं, देयर आर टू मेथड्स। एज ऑफ द गैलेक्सीज फ्रॉम द ट्रैवल टाइम ऑफ लाइट, कि हम गैलेक्सीज की एज को डिटरमिन करें कि उनकी लाइट की जो ट्रैवल टाइम है उससे। द लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज इज रेड शिफ्टेड, जितनी, अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ये आपके इतने काम की चीज नहीं है, आपको के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है, बट आई एडेड दैट आपको इतना याद हो कि एज ऑफ यूनिवर्स कितनी है, ठीक है। एज ऑफ गैलेक्सीज, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जितनी लाइट दूर होगी, डिस्टेंट गैलेक्सीज का मतलब होता है दूर की गैलेक्सीज, दूर की कक्षाएं, जितनी लाइट दूर जाती जाएगी इट इज रेड शिफ्टेड, जितनी लाइट करीब आती जाएगी इट विल बी कॉल्ड एज ब्लू शिफ्टेड। तो इस चीज से अंदाजा लगाया गया कि कितनी लाइट दूर जाती है, ठीक है। तो उधर से एज ऑफ गैलेक्सीज को जो है डिटरमिन किया गया। देन इज द एज ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम एक्सपेंशन, कि यूनिवर्स एक्सपेंड करती रही, तो कितना एक एक्सपेंड किया उससे हमने एज ऑफ यूनिवर्स का अंदाजा लगाया। एक अजम्पशन है, अंदाजा है, ठीक है, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। Alternative approach to the estimating the age of universe is to measure the Hubble constant. एक Hubble constant है
एक इज अ मेजर ऑफ करंट एक्सपेंशन रेट ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली हबल कांस्टेंट क्या है कि अब कितना यूनिवर्स किस रेट से एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन रेट मतलब अब किस स्पीड से किस रेट से एक्सपेंड कर रही है। और दो असम्पशंस थी, अगर यूनिवर्स फ्लैट है और इसमें ज्यादातर मैटर है तो फिर एज ऑफ यूनिवर्स 2/3h है, और अगर यूनिवर्स की डेंसिटी लो है और फिर इसकी एज 1/h। आपके काम की ये चीज नहीं है, मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट एज ऑफ यूनिवर्स जो है उसको याद रखना है। देन इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की कंपोजिशन किन किन चीजों से है, एटम्स हैं, डार्क मैटर्स हैं, डार्क एनर्जी है, ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है। इट्स ऑल द थिंग जो हमने डिस्कस कर ली है। देन इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं, एक है डार्क मैटर। डार्क मैटर अब क्या है, galaxies are rotating with such speed that gravity generated by this observable matter could not become possible hold them together, could not possibly hold them together, they should have torn themselves long ago। बेसिकली जो गैलेक्सीज हैं वो इतनी स्पीड से रोटेट कर रही थी कि जो ग्रेविटी जनरेट हुई उनके मैटर ने जनरेट की वो उनको आपस में इकट्ठा नहीं रख सका। देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, आगे बात हो चुकी है, और इस वजह से वो आपस में टूट फूट का शिकार हो गई, ठीक है, और इस वजह से काफी गैलेक्सीज बन गई। दिस लीड साइंटिस्ट टू बिलीव दैट समथिंग वी कैनॉट सी एट वर्क। They think something we have yet to detect is directly giving these galaxies extra mass, generating the extra gravity they need to stay intact। Basically वो कहता है कि basically हमें extra gravity देनी पड़ेगी ताकि इन गैलेक्सीज को दोबारा हम करीब ला सके। और इस स्ट्रेंज मैटर को डार्क मैटर कहते हैं, जो इनको करीब ला सकता है, जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी जनरेट कर सकता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डार्क मैटर होता क्या है। ये विजिबल नहीं है बट एक अजम्पशन है, साइंटिस्ट हमेशा एज्यूम करते हैं चीजों को। तो डार्क मैटर क्या हुआ कि एक्स्ट्रा ग्रेविटी हुआ जिसकी वजह से वो जिसकी जरूरत है कि गैलेक्सीज इंटैक्ट रह सकती हैं, आपस में क्लोज रह सकती हैं। द फीचर्स ऑफ डार्क मैटर, unlike normal matter it does not interact with electromagnetic force। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता। ये न तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, न इमिट करता है, न रिफ्लेक्ट करता है। एब्जॉर्ब का मीन कि अपने अंदर रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब कर लेना या खारिज करना एमिट कहते हैं, और रिफ्लेक्ट करना कि एक आई है, सनलाइट की रे आई है, वो टकराती है और वापस उसी स्पीड से दूसरे किसी एंगल पे वापस चल जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। Then is the scientists are able to interfere its existence only from the gravitation effect। gravitation effects जो है उसको डिस्कस करके साइंटिस्ट जो है कहते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। Then is the places with the concentration of dark matter bands light passing nearby interact with the gravity। बेसिकली जो जिधर डार्क मैटर की कंसंट्रेशन है वो लाइट को की पासिंग को बेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं जी कि ये डार्क मैटर है। जिधर से लाइट बेंड होगी उसको हम कहेंगे जी ये डार्क मैटर है। इट सीम टू आउटवे विजिबल मैटर रफली 6 to 1 मेकिंग अप अबाउट 27% ऑफ यूनिवर्स। इसका अंदाजा लगाया गया कि डार्क मैटर कितना है, 27% ऑफ द यूनिवर्स है। ये है जी डार्क मैटर। आई होप कि आपको डार्क मैटर के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। ये है जी डार्क मैटर। अब सनलाइट्स आ रही हैं, इधर से बेंड होती हैं, बेंड होके जब गुजरेगी, जिस चीज से बेंड होगी उसको हम डार्क मैटर कहेंगे। सिंपली इसका ये आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, इधर से बेंड हो रही है उसको हम डार्क मैटर कहेंगे। सो अभी जो है टाइम ओवर हो रहा है इस मीटिंग का, हम दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर।